हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड का जो 2025 में अभी जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जिसका एग्जाम शुरू होने वाला है 15 फरवरी, यानी ज्यादा दिन एग्जाम का बचा नहीं है और 1.5 महीना जैसे बचा है। उसके साथ आज हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हम हिंदी का सिलेबस के बारे में आपके साथ बात करेंगे और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसको जेवियर आपको बता देंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस बताएंगे। तो इसके आगे हिंदी का जो सैंपल पेपर है, कोर्स ए और कोर्स बी दोनों का सैंपल पेपर हम बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखेंगे, और जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़ाई शुरू भी नहीं किए हैं उसके लिए भी हम लोग पूरा जितना सिलेबस में चैप्टर है सारा का तैयारी करा देंगे। समय तो कम है, लेकिन उसी में हम लोग पूरा कोशिश रहेगा शॉर्ट में एकदम आसानी से आप लोगों को समझा देंगे। तो ठीक है, आप सभी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो जिन्होंने पढ़ाई अभी तक अच्छे से शुरू भी नहीं किया है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एकदम आसानी से पूरा सिलेबस का पूरा हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सिलेबस का शुरू करते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम यानी कोर्स ए का सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है हिंदी का, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको खंड जो प्रश्न पत्र, 2 खंड, खंड अ और खंड ब, दोनों खंड में विभक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से खंड अ में 44 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, और 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स जो आपका स्कूल तरफ से जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें रहेगा। फुल मार्क्स 80 और निर्धारित समय रहेगा 3 घंटे। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट नंबर में आपको अपठित गद्यांश और काव्यांश में मिलेंगे। तो बच्चों, अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो आप पढ़े नहीं हो, उसमें से पैसेज दिया जाएगा और उसमें से अपठित गद्यांश में से आपको 5 विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स। ठीक है, और इसमें से ब में आपको अपठित काव्यांश यानी जो पोएम रहता है उसमें से दिया जाएगा। आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 ही का जवाब देना है और 5 मार्क्स इसमें रहेगा, यानी कुल मिला के 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, सेकंड नंबर में आइए, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध दिया जाएगा। भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा 16 मार्क्स का। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। व्याकरण पर आधारित देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो आपका बुक में है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसमें से 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 5 सवाल रहेगा, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है, मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर आपका वाच्य है, जिसमें से 4 मार्क्स रहेंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 का आंसर देना है, मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स। चैप्टर 3 में पद परिचय, जिसमें से 4 अंक के क्वेश्चन, 4 अंक रहेगा, 5 सवाल किए जाएगा, जिसमें से आपको 4 का मात्र जवाब देना है। ठीक है, 4 मार्क्स उसमें रहेंगे। फोर्थ चैप्टर जो है अलंकार, उसमें शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार और अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, यानी अलंकार में से ये 4 से ही पूछा जाएगा। 5 प्रश्न रहेंगे और 4 का जवाब देना है, 4 मार्क्स। ठीक है, कुल मिला के 16 मार्क्स। ठीक है, तो 10 और 16 यानी 26 मार्क्स यहाँ पर आपका हो गया 26 मार्क्स। ठीक है, आगे चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं। पाठ्य पुस्तक, आपका जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, उसमें से देखिए गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1
अंकीय 5 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 14 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर 10 प्लस 16 प्लस 14, यहाँ पर हो गया 40 मार्क्स। आगे देखते हैं सेकंड में, क्षितिज निर्धारित गद्य खंड का। ठीक है, गद्य खंड पर आधारित 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें रहेगा 2 बहुकल्पिक प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का। अब देखिए ब में काव्य खंड में 7 मार्क्स का, क्षितिज पर निर्धारित कविता यानी काव्य खंड के आधार पर 5 बहुकल्पिक प्रश्न रहेंगे, पूछे जाएंगे, जिसमें 5 मार्क्स रहेगा। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 बहुकल्पिक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें रहेगा 2 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पर पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कृतिका, आपका जो और एक सेकंड बुक है कृतिका भाग 2, उसमें से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्य खंड। ठीक है, इसमें से आपका विकल्प सहित 25 से 30 शब्दों में आपको जवाब देना है। 4 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे। 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 का जवाब देना है, जिसमें रहेगा 6 मार्क्स। अब देखिए काव्य खंड, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों को काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका 25 से 30 शब्द में आपको जवाब देना है। 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जिसमें से 6 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और अब देखिए श में कृतिका, आपका पाठ्य पुस्तक कृतिका पर आधारित भाग 2 का कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जिसमें से 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। शब्द रहेगा 50 से 60 शब्दों में ही आपको जवाब देना है, जिसमें मार्क्स रहेगा 8 मार्क्स। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखिए 4 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन करना है, जिसमें से 4 मार्क्स 8, टोटल मिला के 20 मार्क्स होगा। आगे बढ़ते हैं लेखन प्रक्रिया पर। देखिए आपको पूछे जाएंगे विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा, जिसको आपको 120 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट वाइज बोलो, क्वेश्चन में यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको संकेत बिंदु यानी दिया जाएगा पॉइंट, और उस पॉइंट के बेस पर आपको ये पैराग्राफ यानी अनुच्छेद को आपको लिखना है। 120 यानी आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा उसमें आधा पेज करने से वो 120 में हो जाएगा। ठीक है, जिसमें रहेगा 6 मार्क्स, अनुच्छेद लेखन में रहेगा 6 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखिए लेखन प्रक्रिया का 2 नंबर में आइए, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों पर किसी एक विषय पर पत्र रहेगा, पत्र लेखन, जिसको 100 शब्दों में लिखना है, मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स। 3 नंबर में आइए, यहाँ पर 80 शब्दों में आपको स्ववित्र लेखन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोडाटा बोलते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा स्ववित्र लेखन अथवा आपको 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन लिखना है। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैं एक बात बता रही हूँ कि स्ववित्र लेखन जो होता है वो आपको पता है, आपने किए ही होंगे, तो वो 2 पेज का होता है। अगर आपने नहीं किए हैं तो हम स्ववित्र लेखन का बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें देख सकते हो, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप कोशिश करोगे ईमेल लेखन लिखने का। ठीक है, जिसमें मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स। और नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए आपको 40 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन लिखने होगा। ठीक है, विज्ञापन लेखन 4 मार्क्स, अथवा नीचे की ओर देखिए, अथवा में संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों में आपको शुभकामना देने पर या पर्व त्योहारों में विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश लेखन लिखने होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमको लग रहा है आपको ज्यादा सुविधा होगा संदेश लेखन लिखने में, क्योंकि वो ज्यादा नहीं 40 शब्दों में आपको लिखना है।
ठीक है, दोनों ही इजी है। विज्ञापन लिखिए या तो फिर संदेश लेखन लिखिए, दोनों में से अथवा आएगा जिसमें 4 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर टोटल आपका मिल जाता है, टोटल 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ऊपर में देखिए लेखन में आपका 6 मार्क्स, अनुच्छेद में और आपको औपचारिक या अनौपचारिक पत्र में 5 मार्क्स, और फिर स्वामित्र लेखन अथवा ईमेल लेखन में 5 मार्क्स, या तो फिर यहाँ पर विज्ञापन लेखन अथवा आपको दिया गया है संदेश लेखन में 4 मार्क्स, यानी लेखन में पूरा टोटल मिला के 20 मार्क्स यहाँ पर रहेगा, यानी यहाँ पर कुल हो गया 80 मार्क्स। ठीक है, तो बच्चों आपको हम हिंदी का पूरा सिलेबस बता दिए हैं, और जो सिलेबस है उसमें जितने भी आपको अभी हम बताएं पोर्शन में जितना है, तो उसका सारा वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप हिंदी में डिटेल सिलेबस डिस्कशन हो गया है ऑलरेडी। पहले से जो आप देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे थे, तो आपको हिंदी में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब तो टाइम है रिवीजन के लिए। जो नए स्टूडेंट्स है, जो नए बच्चे हैं, वो अगर नेक्स्ट 1.5 महीना तक अगर फॉलो करेंगे तो उनका भी हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैम ने कहा कि काफी इजीली सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अदर सब्जेक्ट पे आते हैं। इंग्लिश एसएसटी बचा हुआ है एंड साइंस मैथ बचा हुआ है। तो फटाफट पहले हम इंग्लिश देखते हैं, क्योंकि छोटा सा ज्यादा है नहीं उसमें पार्ट, तो इंग्लिश कवर करते हैं एंड देन एसएसटी और मैथ साइंस पे आएंगे। सो एक बार हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश सिलेबस को ज्यादा नहीं है, बड़ा अच्छा से प्रिसाइजली इसको डिटेल में मेंशन किया गया है सीबीएसई ऑफिशियली वेबसाइट में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको सेक्शंस दिख रहा होगा, 3 सेक्शंस में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है आपको 20 मार्क्स का, ये आपका रीडिंग स्किल बेस्ड होगा। आपका रीडिंग कैसा है, तो वहां पर आपको 2 पैसेजेस दिया गया है। फर्स्ट पैसेज होगा जो 400 to 450 वर्ड का एक पैसेज दिया होगा, जिससे आपको सिंपली क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वो 10 मार्क्स का रहेगा। एंड दूसरा 10 मार्क्स का है, ये केस बेस्ड पैसेज है, इसको थोड़ा हमें ध्यान से करना होगा। केस बेस्ड पैसेज में उतना हार्ड नहीं होता, इसमें सिंपल कुछ आपको डेटा दिया रहेगा, जैसे कि कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, कुछ चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, ऐसा कुछ तरह का आपको दिया होगा डेटा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। ये डेटा ये थोड़ा बड़ा होगा, टोटल 2 पैसेजेस मिला करके 600 से 700 वर्ड का रहेगा। मतलब कि पहला आपका 400 से 450 वर्ड का, एंड सेकंड इज 200 to 250 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। देयर विल बी 2 पैसेजेस ऑफ 10 मार्क्स ईच। सेकंड जो पैसेज है वो थोड़ा सा आपको, मतलब कि वो आपको जनरली आप मैथ्स कर रहे होंगे, आपको बार ग्राफ पता होगा, उसी से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा। एंड यहाँ पर आपको एक चीज मेंशन किया गया है कि इसमें से आपको एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, एंड यू विल हैव सम एमसीक्यू एंड सम शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप that will be nearly 30 to 40 words का क्वेश्चन होंगे। and to assess your comprehension, they wanted to check the comprehension, your interpretations, how you analyze the charts, how you analyze the given data. That is the reason they will ask you 2 passages. So 20 marks का, that is from the writing skills, reading skills. Okay, now another section B is there, that will be for the writing skill. writing skill के लिए 20 marks का होगा। चेक करते हैं, देखिए यहां पे आपको ग्रामर थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, एंड ग्रामर सेक्शन बी, यू कैन सी हियर सेक्शन बी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, 10 मार्क्स, ओनली जस्ट 10 मार्क्स ग्रामर है। हिंदी में ग्रामर के में वेटेज कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, 16 मार्क्स का एकदम प्योरली ग्रामर वाला पार्ट है। एंड देन राइटिंग स्किल्स में था, अनुच्छेद था, एंड ईमेल था, और क्या क्या था, सूचना था, पत्र था, ये सारा कुछ था। यानी मोर देन 46 मार्क्स प्लस ग्रामर वाला था हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा इजी है, क्योंकि 2 आपका पैसेज 20 मार्क्स का हो जा रहा है। राइट डाउन कि आपका इजीली स्कोर कैसा होता है। 20 मार्क्स में तो आपको ये जो पैसेजेस है ये आपको करना है, इतना तो अच्छे से कर लेना है कि 18 प्लस तो आ ही जाए आपको, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, ये तो आपका 20 आएगा ही आएगा। एंड देन ग्रामर वाला पार्ट, ये ग्रामर में आपको पूरा 10 आउट ऑफ 10 लेके आना है, बिकॉज ग्रामर इजी होता है, ज्यादा है नहीं, आपको थोड़ा पढ़ना होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर इतना कर लो, थोड़ा मेहनत करना होगा ग्रामर में। बट हाँ, 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 आप इजीली स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ग्रामर में देख लेते हैं। देखिए ग्रामर में आपका डिटरमिनर्स है, टेंस एंड मॉडल्स है, तो बुक में आपको मेंशन मिलेगा। वर्ब एंड रिपोर्ट स्पीच है। रिपोर्ट स्पीच में थोड़ा सा अच्छा काम करना होगा, कमांड है, फिर कोई स्टेटमेंट क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा करना होगा। 4 चैप्टर नियरली है, बट इसमें थोड़ा अंदर और जाना होगा, हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर नहीं जा सकते। ग्रामर बहुत ही
मजेदार है और स्कोरिंग है। देखिए अगर आपका ग्रामर से रहेगा ना, क्योंकि कोई भी टीचर्स जैसे आपको कॉपी चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग, बोर्ड्स में राइटिंग इंपॉर्टेंट रखता है, बोर्ड्स में राइटिंग मैटर्स, ओके, क्योंकि आपका इंप्रेशन बनता है कि आप लिखते कैसे हो, कोई भी चीज को प्रेजेंट कैसे करते हो। जब आउट ऑफ, जब बोर्ड से आप निकलेंगे बाहर और जब आप कंपटीशन वर्ल्ड में घुसेंगे, तो वहां पर फिर राइटिंग आपका मैटर नहीं करेगा, फिर वहां मैटर करेगा कि आपका अप्रोच कैसा, कितना किसी चीज को कितना अच्छा से समझ के उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना स्पीड है आपका, वो सब चेक होगा। बोर्ड में वो तो होता ही है, लेकिन बोर्ड में आपका राइटिंग प्रायोरिटी होता है। तो इंग्लिश जैसा पेपर में आपको राइटिंग अच्छा रखना ही होगा। तो पहले तो जो बच्चे का राइटिंग खराब है, अभी टाइम में 1.5 महीना काफी ज्यादा होता है, आप लिख के अपना प्रैक्टिस करो, राइटिंग अपना ठीक कर लो, क्योंकि राइटिंग खराब होगा तो मैंने ऐसे बच्चे को देखा है जिसका राइटिंग खराब है, क्लास में टॉपर होते थे, मोर देन 90+ मतलब परसेंटेज आते थे, बट बोर्ड में 76% आया, लिटरली 76% आया, बिकॉज ऑफ द राइटिंग। राइटिंग उसका बहुत खराब है। तो मतलब राइटिंग पे काम करना होगा, बोर्ड के बच्चे को राइटिंग पे फोकस करना होगा, ठीक है। एंड देन ग्रामर पार्ट, ये 10 मार्क्स आपको कहीं नहीं जा रहा है, ये 10 मार्क्स आपको मिल रहा है, क्योंकि ग्रामर हम करेंगे, कुछ करे ना करे ग्रामर तो हम कर ही देंगे, आपको इतना गारंटी रहो, ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो आपका कितना हो गया 20 एंड ये 30 मार्क्स का हो गया। तो उसके बाद थोड़ा से आते हैं आगे, चेक कर लेते हैं। फिर आपको ग्रामर के बाद 10 मार्क्स का ओके 10 मार्क्स में आपको 5 मार्क्स का दो चीज मिल रहा है। एक आपको फॉर्मल लेटर मिलेगा, आपको फॉर्मल लेटर में ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मेट पे कितना है, आपको फॉर्मेट प्रॉपरली आना चाहिए। एंड देन आपको लेटर होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बड़ा लिखना नहीं है, 100 to 120 वर्ड्स यहाँ गिवन है, 100 to 120 वर्ड्स गिवन है, तो उतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। आप ट्राई करो, एक न्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। लेटर या कोई भी चीज, नोटिस लिखना है, लेटर लिखना है, किसी भी तरह का अगर हमें मेंशन करना होता है, तो ये मस्ट श्योर करना है कि हमें एक फ्रेश पेज लेना है, न्यू पेज लेना है। आपको एक पेज में अगर मानिए आप 2 लाइन में खत्म किए हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, वो पेज में स्टार्ट नहीं करना, वो पेज को पूरा छोड़ दो, ठीक है। आपको कभी भी आप लेटर लिख रहे हो ग्रामर में, मेन पेपर में, आप फ्रेश पेज से लिखेंगे और ट्राई करेंगे उस सेम पेज में आप खत्म कर दो, क्योंकि आपको 100 to 120 वर्ड्स लिखना है, सेम एक पेज में टारगेट रखो, करना है, ठीक है। तो एक पेज में आपको करना है। 5 मार्क्स आपको कहीं नहीं जा रहा है, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। थोड़ा अच्छा आपको 4-5 वर्ड अच्छा से लिखना है, कुछ अच्छा वर्ड होना चाहिए। एंड ग्रामर में थोड़ा फोकस करना है कि आपको एटलीस्ट ज्यादा लॉन्ग सेंटेंस नहीं रखना है कि आप 2 लाइन पे एक सेंटेंस कवर कर रहे हो, आप 5 से 6 वर्ड में आप एक अपना सेंटेंस को कवर करके फुल स्टॉप दे करके आगे बढ़ो। आपको ऐसे ग्रामर लिखना होगा, आपको ऐसे लेटर मेंशन करना होगा, तो उसमें आपको फिर कहीं मार्क्स कटेगा नहीं। ज्यादा लॉन्ग सेंटेंस करेंगे मार्क्स कटेगा, ग्रामर गलती होगा, ठीक है। तो फिर आपको 4 के 5 की जगह 4 4.5 मिल जाएगा, जो अच्छा लगेगा। 5 में आराम से 5 आता है। टारगेट रखना है कि हमें 80 के पेपर में एटलीस्ट 78 तो 75 तो मिनिमम लेके आना है। बाकी अगर थोड़ा और मेहनत खुद से एफर्ट करेंगे, थोड़ा अच्छा इंग्लिश रहेगा, थोड़ा अच्छा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पूरा 80 में आउट ऑफ 80 मिल सकता है। बाकी स्कूल डिपेंड कर रहा है कि आपको स्कूल इंटरनल कितना दे रहा है, वो अपने अपने स्कूल पे। बट स्कूल का ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को आउट ऑफ 20 दे पूरा, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स आपको कहीं नहीं जा रहा है, यहां तक देखिए कहीं आपका मार्क्स कट नहीं रहा है, ठीक है। एंड देन फिर हम आते हैं ये नेक्स्ट पार्ट जो है 5 मार्क्स का, एनालिटिकल पैराग्राफ। ये भी 100 to 120 वर्ड्स का लिखना है। कोई गिवन मैप या चार्ट या इसमें कुछ क्लू है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में से कोई आपको आंसर कर लेना है। तो यहां पर आप देख लीजिए कितना मार्क्स टोटल हो रहा है। ट्वेंटी 10 30 एंड 10, ठीक है। सो ये आपका हो गया है ओवरऑल 40 मार्क्स का। अब इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको पता है, पहले देख लेते हैं इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है। ये रहा इंग्लिश। एंड इंग्लिश में आपके पास 2 बुक्स है। एक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में कुछ प्रोज है, 9 प्रोज है, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पोएम्स है, दैट इज 10 पोएम्स है। तो आपको ये पोएम्स और ये प्रोज करने हैं। आप एटलीस्ट टारगेट रखो, अगर आप एक दिन में एक भी कवर करते हो तो भी आपको अगला 28 to 30 डेज में आराम से हो जाएगा, अभी नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपने से पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो वेल एंड गुड, आप पढ़ो। साथ में पढ़ना है तो आप साथ में भी पढ़ सकते हो, बट एक दिन में एटलीस्ट एक आपको प्रो या एक पोएम आपको खत्म करना ही होगा, ठीक है। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है, कोशिश करेंगे कुछ एनिमेशन के साथ आपको समझाने का अगर हो पाए तो, बट मेनली फोकस तो हम लोगों को मैथ साइंस में ही करना है। इसमें भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश आपको
लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मिबल ऑफ द ऑटर, मैडम राइजेस, द बस, द सरमन एंड द प्रपोजल। ये एक प्ले है, ठीक है। इसका अंदर में सब पार्ट है, 2-3 पार्ट है, तो वो हम जब डिस्कस करेंगे तो उधर आपको बता देंगे। पोएम्स भी आप देख सकते हो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर ऑफ साइज, द टाइगर इन द जू, आउट टेल विद वायलेंस, द बॉल पोएम, अमांडा द ट्री फ्रॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड फॉर एन ए ग्रेगरी, ठीक है। तो ये पोएम्स है। इसके बाद आपके पास एक और बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये काफी मतलब ये इसमें अच्छा स्टोरीज है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ऐसे कैसे हो सकता है, 10th अभी बोर्ड देने वाला पता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ डिटेल में उतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हम समरी लेक्चर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ये वाले का, ठीक है। अ ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, ये बड़ा स्टोरी है, थीफ स्टोरी वाला मस्त है कि इसमें क्या होता है कि चोर रहते हैं, बाद में सुधर जाता है, अच्छा स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर, अ क्वीन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये मॉडर्न साइंटिस्ट बेस्ड है कि अभी के टाइम पे साइंटिस्ट कैसे लाइफ है, कैसे बनते हैं, वो सब है। द नेकलेस एंड बोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये काफी मतलब अपने आप में सब एक अच्छा अच्छा स्टोरीज है, ठीक है। तो ये इतना आपको करना ही होगा, इसमें से आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो। और इस पे वेटेज है 40 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। एक बार आते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, देख लेते हैं कि लिटरेचर में से पैटर्न कैसा होगा। देखिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वन एग्जैक्ट आउट ऑफ द 2 ड्रामा, या तो 2 दिया है उसमें से एक करना है, एंड वन एग्जैक्ट आउट ऑफ द 2 ड्रामा 5+5 मार्क्स का होगा। इधर मेरे 10 मार्क्स इन दोनों में से हो गया। कुछ मल्टीपल क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड दिया होगा, एंड आपको उसी में से एमसीक्यू वगैरह करना है। आप तो प्रैक्टिस हुआ गई तो हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसमें से लॉन्ग है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इधर है 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर्स, 5 में से 4 आपका अटेम्प्ट करना है। और ये आएगा आपका फर्स्ट फ्लाइट में से, फर्स्ट वाला बुक में से आएगा। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, तो 12 मार्क्स इधर हो जाता है। फिर 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आएगा, ये फुटप्रिंट्स उसमें से आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 आउट ऑफ 3 2 करना है, तो 2 है, एक का 3 होगा, तो 6 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। 18 उधर हो गया, एंड देन इधर 6। फिर आपको एक 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग टाइप आंसर करना है। लॉन्ग टाइप आंसर मतलब एक पेज नियरली लिखना है, 100 to 120 वर्ड्स का। एक पेज से ज्यादा करना नहीं है, ज्यादा करेंगे तो उतना इनफ होता है, एक पेज में 120 वर्ड आराम से आ जाता है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, दैट इज 6 मार्क्स का कैरी कर रहे हैं। एंड 1 आउट ऑफ द 2, ये भी 1, मतलब कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, एंड बाकी 4 एंड 2 6 जो क्वेश्चन हो रहा है शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है। और ये भी फुटप्रिंट से, मतलब एक फुटप्रिंट से आ रहा है, एक फर्स्ट फ्लाइट से। लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, 100 to 120 वर्ड का लिखना है, टारगेट को एक पेज में लिखना है, बात खत्म, ठीक है। तो 6 ये इजी है, तो ये करना मतलब अपने को करना कैसे है। सबसे पहले जो एमसीक्यू बनेगा और जो शॉर्ट टेस्ट क्वेश्चन होगा, उसके लिए मार्क्स तभी मिलेगा जब हम बुक में जो दिया हुआ कुछ वर्ड्स है उसको यूज कर रहे होंगे अपने आंसर देने में, मार्क्स तब मिलता है। शॉर्ट वर्ड में आप अगर 2 लाइन 3 लाइन के आंसर लिखते हो, परफेक्ट होता है, उससे ज्यादा लिखना भी नहीं है। लेकिन हमें उसमें बुक का जो प्रोज अगर यूज करें, स्पेशली पोएम के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें स्पेशल हो जाता है कि पोएम का कुछ 1-2 वर्ड आपका उस आंसर में मेंशन होना चाहिए। पूरा आपको अपने वर्ड से लिखना होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पूरा काफी ज्यादा पूरा इंपैक्ट डालते हैं आपके आंसर पे, और वो रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है कि हाँ स्टूडेंट्स ने बुक रीड किया थे, उसको रीड करने में समझ में आया है बुक को। तो इसलिए होता है कि आप अपने आंसर पे, स्पेशली शॉर्ट टाइप आंसर में, आप प्रोज या पोएम का वो वर्ड यूज करो अपने पोएम पे, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। तो इंग्लिश पे वही है, तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 मतलब 20 30 और ये 40 और 5 भी इधर था आगे, इधर हो जाता है 40 मार्क्स। एंड इंग्लिश में जितना एमसीक्यू है एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और वो सब सही कब होगा, जब आप थॉरली बुक को रीडिंग करेंगे। एटलीस्ट एक बार तो बुक रीडिंग करना बनता है, रीडिंग करना ही होगा साथ के साथ। जब हम डिस्कस कर रहे होंगे लाइव क्लास में, या तो रिकॉर्डेड भी वीडियो आपको दिया जा सकता है, एटलीस्ट इतना कर लेना कि आप बुक लेके साथ में बैठना, क्योंकि बुक में लेके अगर बैठेंगे तो इंटरेक्शन बनता है। ऐसे नहीं होता है कि अगर हम अपना जितना सेंस ऑफ ऑर्गन को काम पे लगाए ना, तो मेमोरी उतना शार्प लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम क्लासरूम पे क्यों बैठ के पढ़ते हैं, अभी के टाइम पे तो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हालांकि आप अभी भी मुझे भी ऑनलाइन देख रहे हो, बट रियली ये होता है कि जब क्लासरूम पे फिजिकली बैठ के पढ़ते हैं ना, तो उसमें मेरा मल्टीपल सेंस ऑफ ऑर्गन एक साथ एक चीज को फोकस कर रहा होता है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा दिन तक याद रहता है। क्लासरूम में जब हम पढ़ रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, तो हमारा विजन जो साइट है वो काम कर रहा है, वो एक सेंस ऑफ ऑर्गन है। हम सुन रहे हैं,
हियरिंग वो भी काम कर रहा है, साथ के साथ हम लिख भी रहे हैं ना, तो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना वो भी काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इतना होता है। अभी फोन पे देखते हैं, कभी लेटे लेटे देखते हैं, कभी कॉपी नहीं लिखेंगे, हाँ देख के लगता है कि अच्छा हम देख रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक ही समझ में आता है, फोन बंद हो जाएगा, घूमने चल गए, अगला दिन वो याद नहीं रहता है। ये एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। हाँ, सिंसियर जो बच्चे हैं, जो प्रॉपरली चेयर में बैठ के, टेबल में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके लिए तो अच्छा है, वो कहीं भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, एक्टिव रहना ही रहना है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं SST। अब नेक्स्ट है सोशल साइंस, और इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही देता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो सोशल साइंस में हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे। हिस्ट्री है इस पे, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एंड देन सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, हिस्ट्री में 18 + 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स क्या है, ये मैप में से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको इतना तो गारंटी के साथ आना चाहिए कि ये जो मैप का 2 मार्क्स है ये तो आपको मिल गया, समझ लीजिए। ठीक है, और फिर ज्योग्राफी में भी मैथ्स है, ये 17 + 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स क्या है इसमें 3 मार्क्स मैप का है, यानी टोटल आपका 5 मार्क्स मैप है। तो जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, SST जो 80 मार्क्स का बन रहा है, उसमें से 5 आप माइनस कर दीजिए, 75। ये माइनस क्यों किए, क्योंकि 5 मार्क्स जो मैप है वो आप गलती नहीं कर सकते। 5 में से 5 तो आपको लाना ही होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैप में 5 मार्क्स आपको आना ही चाहिए, ये आप गलती नहीं कर सकते। तो आपको ओवरऑल 75 हो रहा है, जो आपको याद रखना है। 5 मार्क्स ग्राफ का है, अभी वो मैप का है। तो मैप अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें मैप बता देंगे कौन कौन सा चीज है, क्या क्या पूछेगा एग्जैक्टली, वही आपको याद करके जाना है, प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने से मैप आने लगेगा। ठीक है, और वो भी इंडियन पॉलिटिकल मैप को आपको पता होना चाहिए, फिर कहां पे क्या जगह है आपको याद हम करवाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, फिर ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स देखते हैं। बाकी सिविक्स में भी 20 मार्क्स का है एंड ये भी 20 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। स्क्रीन पे देख लेते हैं। जो हिस्ट्री है ये कंटेन है आपका सबसे पहले हिस्ट्री 18 + 2 मार्क्स का। चैप्टर देखिए, चैप्टर इसमें है लेकिन सब चैप्टर हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसमें से जो जो चैप्टर स्किप हुआ है उसको हम लोग को छोड़ देना है, वो पढ़ना नहीं है। ये चैप्टर 1 जो है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टोरी है, अच्छा आएगा, मजा आएगा। तो हिस्ट्री बोरिंग वाला चीज नहीं है, उसको समझना जरूरी है और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और दूसरा जो मेरा पर्सनली सबसे ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट होता है, दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, जो ऑफिशियली CBSE का साइट है उस पे आपको दिया गया है। ठीक है, जो है वो है, जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है। चाहे कोई कितना भी बोल दे कि ये पढ़ लो, पढ़ा दिया गया है, मेरे को नहीं पढ़ना है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा है ऑर्डिनरी की हमको पढ़ के सब जाना है, वो आपका मर्जी, आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम ना तो वो पढ़ाएंगे ना तो वो एग्जाम में आएगा, इतना गारंटी है। तो नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें बस छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, 1.1, 1.2, 1.3, बस सब हेडिंग पढ़ना हुआ है। एनसीईआरटी में बताया गया है, सिलेबस में मेंशन है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का बस आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस हम आपको PDF भेज देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक होगा, जेबी फाउंडेशन, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, लिंक से ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए जेबी फाउंडेशन टेलीग्राम पे, आप वहां ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, जेबी फाउंडेशन, ठीक है, जेबी फाउंडेशन लिखिएगा और यूट्यूब में @जेबी फाउंडेशन लिखिएगा, यूट्यूब हैंडल, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस आपको वहां पे मिल जाएगा, या तो हम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको भेज देंगे, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, बस ये इतना ही आ रहा है। यानी हिस्ट्री में हम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3.5 चैप्टर आ रहा है। हिस्ट्री में ओनली 3 चैप्टर और हाफ चैप्टर आ रहा है, बस इतना ही है। इसमें से 2 चैप्टर तो स्टोरी है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों तो स्टोरी है, मजेदार चैप्टर है। और द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है आपको, तो ये तो इतना ईजी हो गया। और लास्ट आपको प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न कल्चर, ये थोड़ा सा पढ़ना, जो लोकल लाइफ में हम देखते हैं कैसा कैसा था वही देखेंगे। तो हिस्ट्री कुछ हार्ड नहीं है,
हिस्ट्री आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, उसमें से 2 मार्क्स आपका मैप आ जाएगा, बाकी 18 मार्क्स में आपको 3.5 चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री इतना ही करना है, ठीक है। ओके, साथ में जुड़े रहेंगे तो हम आपको कंप्लीटली हाथ पकड़ के आपको सिखाएंगे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाएगा, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आगे आते हैं सिविक्स पे, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी सिविक्स में आपका टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है, एक भी कटा नहीं है, कुछ छूटा नहीं है, पूरा का पूरा 5 चैप्टर है सिविक्स में, 20 मार्क्स कैरी कर रहा है सिविक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिविक्स में सबसे पहले पावर शेयरिंग कंप्लीट आ रहा है, पूरा पढ़ना होगा, बुक लेके बैठिए, आप टिक करते जाइए, जो काटना है आप उसको पूरा काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके फेडरलिज्म है, वो पूरा का पूरा आ रहा है, डेफिनेशन वगैरह पूरा पढ़ना पड़ेगा। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये पूरा आ रहा है, इसको भी करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज पूरा आ रहा है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट, इसको हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। सिविक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, याद भी करना है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। ऐसे बोरिंग कुछ भी नहीं होता, पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होता, पढ़ाई करते समय कुछ सीखना मिलता है, कुछ तो हम लोग सीखते हैं, और जब भी कोई कुछ सीखते हैं तो कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता, वो इंटरेस्टिंग ही होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 17+3 है, इसमें थोड़ा ज्यादा चैप्टर है, लेकिन हाँ बता देते हैं। पहला चैप्टर आपका है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी में जो चैप्टर है वो कंप्लीट आ रहा है, कहीं से भी कुछ कटा नहीं है, ठीक है, वो पढ़ना है। ओके, उसमें से मैप भी आएगा। देखिए ज्योग्राफी का आपका 3 मार्क्स का मैप है, लेकिन इस 3 मार्क्स के लिए आपको ज्योग्राफी ही से ही मैप आएगा, तो आपको हर चैप्टर में से कुछ कुछ मैप का पार्ट है उसमें से। तो पहला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें से मैप वर्क आएगा, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैप भी है, बाकी पूरा चैप्टर है। चैप्टर 2 है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसमें आपको थ्योरी पढ़ना है, मतलब ओवरऑल चैप्टर रीडिंग करना है, मैप नहीं आएगा। तो इसमें हम लिख के भी दिए है नो मैप, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मैप, कोई भी मैप नहीं आ रहा है, तो आप इसको मैप के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे पूरा मैप भरा हुआ है, डैम्स, इतना सारे डैम्स है, वाटर रिजर्वायर्स है, आपको इसमें से मैप वर्क मिलेगा, और बाकी थ्योरी तो है, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आ रहा है एग्रीकल्चर, ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइनिंग, जूट इंडस्ट्री, कॉटन है, एग्रीकल्चर कितना कहाँ क्रॉप होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ वाला पार्ट भी इसमें से आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 4 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा स्टोरी भी है इसमें, बताएंगे आपको, और साथ ही साथ इसमें मैप वर्क भी है, तो करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर 6 ये भी आ रहा है, चैप्टर 6 भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी मैप है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये एक अच्छा है कि 7 चैप्टर में सिर्फ मैप आ रहा है, मतलब उसमें आपको थ्योरी वोरी पढ़ना नहीं है, बस मैप देख लो, मैप से काम बन जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे ऑफिशियली 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, तो सिविक्स में 5 चैप्टर हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी में 6 चैप्टर हो गया, और हाफ चैप्टर इसलिए बोल रहे हैं 6.5 क्योंकि वो मैप आ रहा है। लास्ट चैप्टर जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसका मैप आ रहा है, 6.5 चैप्टर, तो कितना हो गया 6 3 और 6 9 10 चैप्टर हो गया, ये 15 चैप्टर हो गया, ठीक है, 15 चैप्टर टोटल है। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स कैरी कर रहा है, वेरी गुड। तो इकोनॉमिक्स पे 20 मार्क्स कैरी कर रहा है, उसमें पहला चैप्टर डेवलपमेंट कंप्लीटली आएगा, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये कंप्लीट आ रहा है पूरा चैप्टर, इसको पढ़ना है। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये भी पूरा आ रहा है, इसको भी पूरा पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसको हम लोग थोड़ा हल्का पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि इसमें सिर्फ 2 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। एक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हम हाईलाइट करके लिख भी दिए हैं, सिर्फ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये 2 टॉपिक हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। यानी कि इसमें बोलेंगे 3 चैप्टर एंड हाफ चैप्टर आ रहा है, तो यहां तक 15 चैप्टर, 16 17 18 एंड हाफ, तो पूरा अगर हम बात करेंगे एसएसटी में तो टोटल आपके 18.5 चैप्टर्स आ रहा है, 18.5 चैप्टर आ रहा है, ठीक है। इसमें 75 + 5 मार्क्स मैप के लिए आ रहा है। तो आप अगर चाहेंगे ना, अगर आप शिद्दत से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान लगा पढ़ेंगे, और ये मन से निकाल देंगे कि बोरिंग है, भाई ऐसे नहीं है। एसएसटी सोशल साइंस बोरिंग नहीं है, दुनिया के बारे में, आसपास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो ये बोरिंग हो ही नहीं सकता। थोड़ा अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा मन ध्यान लगा के पढ़ेंगे ना, इसमें फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, हार्ड है ही नहीं। और हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, एसएसटी हम करवाएंगे, ट्रस्ट में एसएसटी करवा देंगे। सबसे पहले ग्राफिक खत्म कर देंगे, ताकि आपको टाइम मिलेगा, ग्राफ प्रैक्टिस करते जाओ। कभी भी नेक्स्ट क्लास में अगर हम देखते हैं कैसे का, हमको इन्फॉर्म कर देंगे, ग्राफ खरीद लेना। इनफैक्ट खाली हमको क्या करना है, इंडियन का पॉलिटिकल मैप, इंडिया पॉलिटिकल मैप खरीद के रखना, 8-10 तो खरीद के रख लो,
ठीक है। उस पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो स्टेट पहचानना सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ में जितना स्टेट है हम सारा स्टेट को पहचानेंगे। स्टेट पहचानेंगे फिर हम वो भी समझ लेंगे कि कौन सा स्टेट में क्या क्या प्रेजेंट है, यही तो पूछता है। तो स्टेट देख लेंगे पहले, स्टेट क्या होता है, ग्राफ लाएंगे, एक मैप लेंगे, उसमें स्टेट देख लेंगे। एंड देन हम लोग एक एक टॉपिक में, हिस्ट्री में 8 मैप है तो 8 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आएगा। तो हिस्ट्री में तो 2 मार्क्स तो आपको भूलना ही, 2 मार्क्स तो आएगा ही मैप में। फिर थोड़ा सा 3 मार्क्स के लिए मेहनत करेंगे, ओवरऑल 5 मार्क्स तो आएगा। ये हो गया आपका सोशल साइंस, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं मेन अपना फेवरेट सब्जेक्ट, क्या, साइंस पे आते हैं, ठीक है। एंड फिर मैथ्स पे आएंगे। साइंस कहां गया, साइंस। अच्छा, मैप में कुछ जो भी सीबीएसई के सिलेबस में ना मैप मेंशन किया गया है, देख लीजिए कि कौन कौन सा मैप में क्या क्या चीज पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री दिया हुआ देखिए, एंड हिस्ट्री में आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप आ रहा है। उसमें आपको सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ कहाँ हुआ था, तो वो 3 सेशन है, कैलकाटा, नागपुर एंड मद्रास सेशन। इसको आपको पॉइंट आउट करना है कि कहाँ कैलकाटा सेशन में कौन सा जगह हुआ था, नागपुर को मेंशन करना है एंड मद्रास को मेंशन करना है। ये हम सिखाएंगे आपको मैप में, ठीक है। फिर सत्याग्रह का 3 मूवमेंट था आपको, एक तो खेदा में था, एक तो चंपारण था जो बिहार में है, और एक अहमदाबाद में था, मिल वर्कर्स को लेकर के हुआ था। तो 3 आपका सत्याग्रह मूवमेंट है। एंड लास्ट आपका है जलियांवाला बाग। तो नेशनलिज्म से ही आपका हिस्ट्री वाला पार्ट बन रहा है। हिस्ट्री वाला पार्ट जो 2 ग्राफ बन रहा है नेशनलिज्म से बन रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट आपको 8 जगह लोकेशन पॉइंट करना है कि 8 कौन कौन सा जगह है इंडियन मैप में। और अगर आप वो पॉइंट करना सीख गए हो तो आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री खत्म। जलियांवाला बाग कहाँ पे था, अमृतसर में था। ये तो घूमने भी गए होंगे काफी ज्यादा, हम भी गए थे अमृतसर जलियांवाला बाग देखने के लिए, ठीक है। दांडी मार्च पता है, गुजरात पे हुआ था, ठीक है। खेड़ा है आपका गुजरात में, ये भी है। अहमदाबाद ये भी गुजरात में है। चंपारण बिहार में है। बाकी मद्रास इधर चेन्नई तरफ आता है, नागपुर बीच में आता है, मध्य प्रदेश कलकत्ता में, इधर वेस्ट बंगाल। ये तो इजी है, मतलब हिस्ट्री ये 2 मार्क्स तो आपको हलवा, मतलब ऐसे लड्डू लो खा लो, ये तो मिलेगा। बाकी ज्योग्राफी में देख लेते हैं, पॉइंट आउट करना सिखा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। ज्योग्राफी में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट बोले हैं, उसमें से मैप आएगा। उसमें आपका ये पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप आपको मेंशन करना है, कहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलता है, कहाँ पर रेड सॉइल है, कहाँ ब्लैक सॉइल है, ये सब बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन उगता है, यानी कि सी कोस्ट महाराष्ट्र एकदम सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। देख लेंगे वो सब करना। फिर वाटर रिसोर्सेज, पहले बोले वाटर रिसोर्सेज में आपको काफी सारा डैम कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो डैम आपको पता होना चाहिए। 8 डैम कहाँ पे है, तो स्टेट वाइज पता होना चाहिए। तो आपको मैप में स्टेट पहचानना आना चाहिए। स्टेट जहां पहचान गया, अच्छा ये स्टेट में ये डैम है, तुरंत पॉइंट आउट करेंगे, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। एंड देन हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे, एग्रीकल्चर मेजर एरियाज ऑफ राइस, एंड कहाँ सबसे ज्यादा राइस उगता है, राइस के लिए कहाँ ज्यादा पानी चाहिए। वेस्ट बंगाल एरिया में राइस उगेगा। वीट तो हम लोगों को पता है, नॉर्थन साइड में वीट उगता है, तो बस वहां पर पॉइंट आउट कर देना है, ठीक है। एंड लार्ज एंड मेजर प्रोडक्शन स्टेट, सबसे पहले शुगर कैन कहाँ उगता है, एंड टी हमको पता है आसाम साइड में थोड़ा इधर है। कॉफी कहाँ होता है, कॉफी बैंगलोर के इधर, मतलब कर्नाटका बैंगलोर उस साइड में है, साउथर्न साइड में है। रबर देख लेंगे कहाँ, कॉटन कहाँ उगता है, जूट देख लेंगे। जूट के लिए कंडीशन पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो जूट कहाँ पे होगा, जहाँ पानी बहुत ज्यादा हो, सी कुछ में हो, तो वो भी वेस्ट बंगाल की तरफ ही होता है, ठीक है। बाकी कॉटन तो आपको इधर महाराष्ट्र की तरफ मिलेगा। तो ये सब हम लोग लॉजिक जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले चैप्टर डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं ना, फिर मैप तो ऐसे ही हो जाएगा। मैप के लिए कोई एकदम डाउट नहीं है, मस्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब मेन थोड़ा फोकस करना है हम लोगों को वाटर रिजर्वायर्स में, क्योंकि डैम थोड़ा नाम अजीब से नाम है, लेकिन नाम भी याद करवा देंगे, नाम के साथ हम लोग स्टेट देखेंगे, तो एक उधर थोड़ा ध्यान रखना है। और फिर मिनरल रिसोर्सेज में आयरन एंड ओर माइंस, कुछ माइंस के बारे में दिए गए, दुर्ग है, ठीक है, मयूरभंज है, एंड उसके बाद इधर क्या क्या है, हाँ बेलरी है, केलरुमुख है। फिर कोयल माइंस में रानीगंज, बोकारो है, ये कुछ भी ऑयल फील्ड्स है, ठीक है। और ठीक है, फिर पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात है। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया हुआ है, तो ये सारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर का जो ग्राफ है नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये वाला थोड़ा फोकस है, यानी एक वाटर रिसोर्सेज वाला पार्ट और एक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये दोनों पार्ट का ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा हार्ड नाम है, इन दोनों को करना, बाकी सब तो इजी है, ठीक है। और उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कैम्बेतौर, ये सब कहाँ पे है हम लोग को पॉइंट आउट करना है। मतलब इंडियन मैप को देखेंगे, पॉलिटिकल मैप, तो ये सब भी करना आ जाएगा, ठीक है। फिर आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ कहाँ, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। अरे जमशेदपुर का भी नाम है अपना, जमशेदपुर का नाम है, हम वैसे जमशेदपुर से ही है जमशेदपुर है, भिलाई है, विजयनगर है, सालेम है, ठीक है।
तो ये सबको पॉइंट आउट करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पे है, नागपुर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सब जगह है। तो ये सब हम लोग क्या है भाई, स्टेट पहचाना होगा, कौन कहाँ पे है हम लोग देख लेंगे, ये इजी है। फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से भी क्वेश्चन है, इसमें से भी मैप में क्या लोकेटिंग एंड लेवलिंग दिया है वो। मेजर सी पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, सी पोर्ट का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और नियरली हमको पता है सी पोर्ट कहाँ पे होगा, जो समुद्र होगा उसका आसपास एरिया ही होगा ना। मैप देखेंगे कहाँ कहाँ समुद्र है, देखते हैं पता चलता ही है ना, उसके आसपास का सी पोर्ट होगा, टिक करेंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट आउट करेंगे, इजी है, लॉजिक होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अमृतसर कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पर एयरपोर्ट का स्टेट दिया, मतलब दिया हुआ, और साथ ही साथ में उसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि सिटी के साथ ना एयरपोर्ट का नाम दिया गया था, आपको क्वेश्चन में एयरपोर्ट देके पूछेगा या तो फिर सिटी देके पूछेगा, दोनों, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये रहा हमारा एसएसटी सोशल साइंस का सिलेबस, एक बार डिस्कस हो गया है, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट फॉर द साइंस, उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एसएसटी है वहां पे एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए कि एसएसटी में आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि किस टाइप का क्वेश्चंस में कितना ज्यादा वेटेज है, ठीक है। एज यू कैन सी दैट द फर्स्ट मेंशन्ड हियर इज एमसीक्यू which carries 20 marks, and if we calculate like 20 out of 80, okay, so it comes nearly, not nearly, exactly 25%, 25% का वेटेज है सिर्फ एमसीक्यू में। और उसमें इंक्लूडेड है, here it is also mentioned that inclusive of assertion reason। एसेशन रीजन हम तभी कर पाएंगे जब हमें इन डेप्थ नॉलेज हो, चैप्टर का पूरा थॉरोली स्टडी करके अच्छा से समझे हुए हो, एक एक चीज पता हो, देन ओनली वी कैन सॉल्व एमसीक्यूज और एसेशन रीजन टाइप्स क्वेश्चन, ओके। सो बहुत ज्यादा वेटेज है, हम ऐसे हवा हवा में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये चैप्टर मेरे को आता है, हो जाएगा स्कूल में मेरा तो आउट ऑफ 80 65 70 आ रहा है तो बोर्ड में भेजेगा, नहीं, वहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, आपको कंटिन्यूसली, आपको पिछला 2 साल से अगर ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो, एसेशन टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस हो, तो देन वेल, वो अच्छा है, देन इट्स ओके। बट अगर आपको ऐसे पता नहीं, आप थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मेरा तो अच्छा मार्क्स आ रहा है, 85 87 90 मार्क्स आ रहा है मेरा एसएसटी में, तो मस्त आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना होगा कि आपका क्वेश्चन का क्वालिटी है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अदर स्कूल्स, जैसे भी होते हैं बाकी स्कूल्स में जो भी हो रहा हो, अच्छा से क्वेश्चन बनता है, काफी ज्यादा ऐसे होते हैं कि जहाँ क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कोई पता नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनना है, कैसे करना है। आज भी हम देख रहे हैं, अभी के टाइम में भी जब कुछ मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, अपडेटेड है, सारा कुछ ऑनलाइन पे है, बट फिर भी अवेयर नहीं है कि करना कैसे है। ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे पता है मेरे को क्वेश्चंस का कुछ क्वालिटी नहीं है, तो भाई उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम साल भर जो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में अचानक से कुछ और आ जा रहा है, तो फिर होगा कैसे, तो मार्क्स गिरेगा ही, मार्क्स कम आएगा ही, स्कूल का बदनामी होगा ही होगा। सपोज लाइक ऐसा अगर हो कि आप कभी क्रिकेट खेले नहीं हो, आप बस देखे हो ऐसे से खेलना है, वो करना है, आप कभी खेले नहीं हो, तो अचानक से आपको एग्जाम में जो वैसे पेपर मिलेगा, लाइक वैसे आपको फेस करना होगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग इट राइट। चलो, तो इसलिए बता दे रहे कि हमको सिर्फ ऐसे नहीं हवा हवा में कि पढ़ना है, भैया मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, भैया मेरे को एसएसटी में तो मेरे को 85 आ रहा है, तो वो अच्छा नहीं, हम उससे खुश नहीं है जेन्युइनली, क्योंकि हमको पता है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो 85 अभी आ रहा है, बोर्ड में वो 50 40 में भी गिर सकता है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सही क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सही क्वेश्चन पेपर आपको मिल भी रहा है कि नहीं, इस पे आपको फोकस करना है, राइट। ओके, सो कमिंग बैक टू द साइंस, साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, ओके। सो सबसे पहले केमिस्ट्री का हम लोग देख लेते हैं। केमिस्ट्री में, एक मिनट, नॉट वर्किंग। तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स है। सबसे पहला केमिकल सब्सटेंसेस है, और इस पे हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे, ये बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, काफी सारा दिखेंगे, इजी चैप्टर है, ये आपको बेस बनाएगा। यहाँ पर जो भी चैप्टर दिया हुआ केमिस्ट्री में, ये आपका आगे के लिए +1 +2 का एक बेस बिल्ड करने के लिए ये चैप्टर्स मेंशन्ड है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखिए एसिड, बेसिक, बेस एंड सॉल्ट है, मेटल्स, नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 4 चैप्टर्स आपका है, ये 25 मार्क्स कैरी कर रहा है।
और इम्पोर्टेंट भी है और मजेदार भी है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। एक और चैप्टर हुआ करता था, वो अभी हट गया है, दैट इज पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, लेकिन वो अभी है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल था पहले, तो वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, बहुत मजा आएगा इसका, अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो मेटल नॉन मेटल में ज्यादा कुछ भी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। एंड देन कार्बन एंड कंपाउंड, ओके। फिर आते हैं थोड़ा ऊपर, बायोलॉजी वाला पार्ट देखते हैं। बायोलॉजी में बहुत छोटा सा सिलेबस है और उसका वेटेज लेकिन इक्वली है, 25 मार्क्स का ही है बायोलॉजी, लेकिन छोटा है वो, कंट्रोल मतलब इजी है। देखिए आप बायोलॉजी अगर आप देखेंगे, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब ओवरऑल प्लांट फिजियो को यहाँ पर एनिमल फिजियो थोड़ा सा दिया हुआ है, जस्ट थोड़ा सा दिया हुआ है, लाइफ प्रोसेस है। एक चैप्टर बायोलॉजी में बात करें, बायोलॉजी में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दोनों के लिए दिया हुआ है, देखिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है, 2 चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको नर्वस सिस्टम से भी हम लोग जानते हैं, और इसमें थोड़ा सा प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये अच्छा चैप्टर है, इसको ऑलरेडी डिटेल वीडियो दिया हुआ है एकदम लॉन्ग, अगर किसी को डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी वीडियोस डाला हुआ है, हम एक बार लिंक मेंशन कर देंगे, क्योंकि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम लास्ट ईयर बनाए थे कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे, तो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये चैप्टर को हम एक शॉर्ट में फिर भी बता देंगे, क्योंकि बट ऑलरेडी ये डाला हुआ है। तो 2 चैप्टर, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर है आपका दैट इज रिप्रोडक्शन, और एक 4th चैप्टर है दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, बेसिक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स है, थोड़ा बात करेंगे, और थोड़ा सा एवोल्यूशन से बात करेंगे कि इंसान कैसे बना, ठीक है, वो पूरे एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये 4 चैप्टर है और इसका भी वेटेज 25 मार्क्स है। देखिए दोनों में फंडा क्या है कि इसको आपको समझना तो इसमें ही पड़ेगा, बट इसमें थोड़ा याद भी करना होगा, और ये तो खाली समझने की बात है, मतलब अच्छा है, ये दोनों इक्वली वेटेज करता है और अच्छा चैप्टर्स है, ठीक है, एंजॉय करेंगे पढ़ने में साइंस में। अब आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में भी 4 चैप्टर ही है, यहाँ पर भी 1 2 3 4। ये जो 1 और 2 चैप्टर है ये लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, लाइट से पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें प्लेन मिरर के बारे में बात किया गया है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंस के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, और प्रिज्म, स्कैटरिंग थोड़ा बस उसके बारे में पढ़ेंगे हल्का से, ठीक है। तो नेचुरल फेनोमेनन, यहाँ पर आपको लाइट और इस पे डिवाइड किया हुआ है मार्क्स को, 1 मिनट आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए लाइट वाला पार्ट में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज 12 मार्क्स एंड 13 मार्क्स। 12 मार्क्स लाइट फिनोमेना में है, जिसमें कि हम लोग नेचुरल फिनोमेना में देखिए पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसका थ्योरी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थोड़ा पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इन डिले, एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सनलाइट, सनसेट, सनराइज, ये सबको पढ़ना नहीं, ये सब दिया हुआ है, बट ये सब पूरा पार्ट कट हो गया है, बॉक्स में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा लास्ट पेज में भी है कि क्या क्यों हम लोगों को ब्लू रेड टाइप का स्काई दिखता है, वो सब सारा वो सब नहीं पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, एंड देन हम लोग ये 13 मार्क्स का ये वाला जो लाइट वाला पार्ट है ना, ये पहला 2 चैप्टर से 30 मार्क्स कैरी कर रहा है, एंड उसके बाद 12 मार्क्स कैरी कर रहा है, देखिए 25 एंड 25, ठीक है। तो इस पे हम लोग देखेंगे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड 5 मार्क्स में नेचुरल रिसोर्सेज भी है, यहां देखिए इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला एक शॉर्ट में हम आपको समझाएंगे। ये जो पार्ट्स है ना, ये जो 2 चैप्टर है, ये 4 जो चैप्टर है ना, इसको तो आप जब एक बार डिटेल में पढ़ेंगे ना, उसका इतना क्विक इसको आपको रिवीजन करवाएंगे ना, 1 पेज में पूरा नोट्स एक साथ आपको लिखवा देंगे, मतलब इतना इजी है, आपको बस एक बार ध्यान से पहले थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू भर भर के बनेगा, एआर टाइप का क्वेश्चन बनेगा,
रीजनिंग, असर्शन क्वेश्चन बनेगा, तो आपको अच्छा से समझना होगा चैप्टर को, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर समझने वाला चैप्टर है, ठीक है, तो ये हम आपको करवा देंगे। और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी है। तो देखिए एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है कि अगर मानिए कि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, चार्ज जब मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो चार्ज जब मूव करता है तो एक करंट इफेक्ट पैदा करता है, हीटिंग इफेक्ट होता ही है, और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है जब चार्ज मूव कर रहा होता है। तो उसके लिए एक चैप्टर है, उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। डिटेल अपन 12th क्लास में जाएंगे तो पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अपने आप में एक अलग दुनिया है पूरा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर 10th में बस बेसिक दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा। जो रूल सुनते हैं, कर्लिंग रूल सुनते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड रूल, वो सब हम लोग सारा इसमें पढ़ेंगे। थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है इसमें। एक खास बात है कि किसी भी तरह का न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, तो वो अच्छा है, ठीक है। और लास्ट में 5 मार्क्स का एक और चैप्टर है, 5 मार्क्स का है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेस में आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, आवर इन्वायरमेंट है, तो आवर इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ये 5 मार्क्स का है। एक खास बात है कि आवर इन्वायरमेंट एक कंप्लीटली थ्योरी टाइप का चैप्टर है, जो उतना हार्ड भी नहीं है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो ये मतलब पॉकेट का मिलेगा। थोड़ा सा अगर हम पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इतना तो हमको पढ़ के जाना है। 5 मार्क्स तो आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, टोटल कितना चैप्टर हो रहा है, 12 और 13। तो साइंस में पूरा का पूरा 13 चैप्टर है, ठीक है। 13 चैप्टर में से एक चैप्टर से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये फिक्स है। आवर इन्वायरमेंट, लास्ट वाले चैप्टर को छोड़ना नहीं है, आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है। उसमें भी कुछ टॉपिक आवर इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम पढ़ना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इकोसिस्टम देखिए क्या क्या दिया हुआ, इकोसिस्टम पढ़ना है, सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ना है, ओजोन डिप्लेशन पढ़ना है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये यहां से आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। मतलब बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो, पेपर लीक हो गया समझो ऐसा। ये तो बोल दिए कि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का डायरेक्टली आपको डिफरेंस करने दे देगा, ठीक है। एकदम सीधा पॉइंट में आपको डिफाइन नहीं देगा, डिफरेंस बिटवीन देगा। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको बोल दिया, आप देख लीजिएगा। इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपरली सिलेबस देख के, तो साइंस में आउट ऑफ 80 में 80 लाने में कोई नहीं रोक सकता। बाकी स्कूल डिपेंड करता है, स्कूल आपको कितना मार्क्स दे रहा है। स्कूल आपको जनरली कैसा भी स्कूल हो, आपको 18 प्लस तो देगा ही देगा, क्योंकि स्कूल इंटरनल मार्क्स स्कूल का हाथ में होता है, वो आपको देगा ही देगा। मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्कूल भाई हम लोग जब अपने स्कूल में थे आईसीएसई से, तो 20 में 20 मिलता था, ठीक है। तो स्कूल फुल मार्क्स देता है, तो आपको स्कूल से फुल मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो 18 तो 18 से कम आपको आता नहीं है, मतलब स्कूल देता नहीं है। उससे कम अगर कोई स्कूल दे रहा है तो फिर वो स्कूल बोका होगा, पता नहीं कैसे स्कूल है कि आपको 18 से कम दे रहा है, ऐसे नहीं दिया जाता है। इंटरनल मार्क्स स्कूल ज्यादा देता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। एक लॉजिक बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से एक बात में फोकस कीजिए। अगर ऐसा होता कि कोई बच्चा 98% ला रहा है, 99% ला रहा है, ठीक है, तो अगर मानिए उसको स्कूल वाले 18 दे रहा है, इंटरनल में 17 दे रहा है, तो उसका परसेंटेज वहीं कट गया, वो बच्चा कभी 19% तक पहुंच ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर कोई भी स्कूल में, ये नॉर्मली हम टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मार्क्स मिलता क्यों है। इंटरनल मार्क्स स्कूल के हाथ पे होता है, तो स्कूल को ज्यादा मार्क्स देना चाहिए। अगर इसमें स्कूल नहीं मार्क्स दे रहा है तो उसमें बच्चा का प्रॉब्लम होगा, और वो बच्चा कभी 99% नहीं ला सकता। लॉजिक देखिए ना, अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, तो अगर स्कूल आप साइंस में आपको 18 दे दिया, इंटरनल में, मैथ में 18 दे दिया, तो फिर आपका परसेंटेज गिर जाएगा ना, क्योंकि 1-2 मार्क्स तो गलती हो ही सकता है, इंसान है, गलती हो सकता है। तो स्कूल ये सब सब्जेक्ट में अच्छा स्टूडेंट है तो 20 पे 20 देता है, देना पड़ेगा स्कूल को, ठीक है। तो अगर स्कूल इंटरनल आपको फुल मार्क्स दे रहे हैं और आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और टारगेट रखना है फुल मार्क्स लाना है, और साइंस में आराम से कोई भी फुल मार्क्स ला सकता है, मैथ्स में आराम से ला सकता है, अभी तो इंग्लिश में भी आ रहा है फुल मार्क्स आता है, हिंदी में भी 1-2 मार्क्स कटता है, क्योंकि हिंदी में फुल मार्क्स मिलता नहीं है, तो कटेगा थोड़ा सा, उसमें कटेगा। बाकी एसएसटी में भी फुल मार्क्स आता है, फुल मार्क्स एसएसटी में भी आता है, क्योंकि वहां पर कटने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 20 मार्क्स का एमसीक्यू दे रहा है, फुल मार्क्स आएगा। मैथ है 25, तो वो तो आ ही रहा है। बाकी थ्योरी में इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, शॉर्ट में आता है। आप प्रॉपर टू द पॉइंट लिखेंगे, एग्जैक्टली जितना पूछा है उतना लिखो, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मतलब साइंस मैथ एसएसटी, ये 3 में आपको फुल मार्क्स आ ही रहा है। बाकी इंग्लिश और हिंदी है, हिंदी में आपको 4-5 मार्क्स 10 मार्क्स कम भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी क्योंकि थोड़ा टफ होता है हिंदी, और थोड़ा अगर मेहनत करना होता है हिंदी, और इंग्लिश में भी आपको नियरली मतलब 90 प्लस तो आ ही जाएगा, ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे।
तो बस हिंदी और इंग्लिश में ही जो मार्क्स आपका कटेगा थोड़ा सा, ओवरऑल आपको यहां से बैकअप करना है इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी में, देन यू कैन अचीव मोर देन 95% प्लस आपको आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम कोई भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर किसी के एडिशनल है, जैसे कंप्यूटर अगर किसी का पास है तो कंप्यूटर में फुल मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100 आप गेन कर सकते हो कंप्यूटर में। तो अगर आपका पास कंप्यूटर है तो आप वहां से इंग्लिश को तो कंपलसेट कर नहीं सकते, क्योंकि परसेंटेज में इंग्लिश काउंट होता ही होता है। तो इसलिए इंग्लिश में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंग्लिश में मार्क्स कम आ गया तो आप बैकअप के लिए कोई और सब्जेक्ट है नहीं। तो अगर आपके इंग्लिश में करना है, बाकी इंग्लिश करेंगे, एसएसटी करेंगे, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, ये 3 तो फिक्स करना ही है। फिर आपको एक चुनना है, या तो एसएसटी देखो, या तो कंप्यूटर, या तो हिंदी। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है तो फिर आप उसको कैलकुलेट करके आपका परसेंट ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये था साइंस का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स।